लोग। सो आज क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आखिरकार ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो देखो, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में मैं बात करूं तो जब मतलब कोई भी देश अब आज़ाद हो गया, जैसे तुम्हें अपना घर बनाना है तो घर बनाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे ना कि भैया क्या क्या करना है, किस तरीके से मुझे सेटअप करना है, किस तरीके से मुझे एक एक ईंट रखनी है, या फिर मुझे किस तरीके से अब घर में ड्रेसिंग टेबल, वॉशिंग मशीन कैसे लेके आनी है, और किस तरीके से मैं सबके बीच में क्या करूं, यहां पर डेवलपमेंट लेके आऊं, हर चीज लेके आऊं। तो वैसे यहां पे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है। नेशन बिल्डिंग का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर मैं इंडिया की बात करती हूं सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग आखिरकार है क्या। तो बेसिकली कोई भी चीज हो, जैसे अगर तुम्हें कोई भी रेंटेड रूम में रहना है तो, या फिर तुम्हें कोई भी अपना घर बनाना है, तो बहुत सारे चैलेंजेस तुम्हें फेस करने पड़ेंगे ना। जैसे तुम्हें क्या क्या चीजें अपने घर में लेके आनी है, क्या क्या पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे कि तुम्हारे हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बहुत क्विकली बात करने जा रहे हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर तुम्हें अपना घर बनाना है या कोई भी ऑफिस सेटअप करना है तो बहुत सारे चैलेंजेस तुम्हारे सामने आते हैं ना कि भैया तुम्हें बाहर की मार्केट को भी देखना है, तुम्हें डेवलपमेंट भी करना है, तुम्हें अपने यहाँ पर बहुत सारी मशीनें भी लेके आनी, बहुत सारी चीजें करनी है। वैसे ही एक कंट्री जब आजाद होती है तो उसके सामने कई सारे चैलेंजेस यहाँ पर आते हैं। तो सेम हम इंडिया की बात करने जा रहे हैं। तो इंडिया को मैं यहाँ पे दो बेसिस पे पढ़ूंगी। सबसे पहले इंडिया 1947 में तो तुमको पता है कि आजाद हुई थी, पर 1947 से पहले जब बस आजाद होने ही जा रही थी तब इंडिया के सामने एक बड़ा चैलेंज था जिसमें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो था पार्टीशन का। और पार्टीशन के बाद बहुत दुखद, इस पार्टीशन के बाद हम 1947 में क्या हो गए, आजाद हो गए। जब आजाद हुए, आजाद हम कब हुए, 15 अगस्त को 1947 में हम यहाँ पे आजाद हो गए, जब जवाहरलाल नेहरू ने मिडनाइट में क्या दी, एक स्पीच दी, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ट्रस्ट विथ डेस्टिनी का मतलब क्या है कि भैया जिस डेस्टिनी से मुझे मिलना था उसके साथ अब क्या हो गया है, मेरा संगम हो चुका है, मतलब इंडिया आजाद हो चुका है। लेकिन बहुत दुख था उस समय क्योंकि भैया पूरे मिडनाइट का टाइम है, लेकिन हर कोई इंडिया में जाग रहा था क्योंकि ये बहुत ही प्रेशियस मोमेंट था। लेकिन आजादी के बाद जब अब इंडिया फुल फ्लेज क्या हो गया भैया, आजाद तो हो गया, लेकिन उसके सामने कुछ चैलेंजेस थे नेशन बिल्ड करने के कि अब अपने नेशन को, क्योंकि इंडिया उस समय बड़ा ही गरीब था, इंडिया में उस समय बड़ी ही अनपढ़ लोग रह रहे थे। क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर पढ़े लिखे हुए नहीं पाए ब्रिटिशर्स की वजह से, और कुछ भी नहीं था कि भाई कौन सी गवर्नमेंट का सिस्टम लें, क्या करें। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग थे। तो यहां पर हम सभी चैलेंजेस इकट्ठे पढ़ लेते हैं, पर नेशन बिल्डिंग के चैलेंज तो 3 ही थे, ठीक है। तो वो नेशन बिल्डिंग के चैलेंज क्या क्या थे, तो यहां पे पढ़ेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहला चैलेंज था यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या है, क्योंकि इंडिया में अगर मैं बात करूं तो पूरा इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक थी प्रोविंसेस, अभी आगे पढ़ेंगे, एक थी प्रिंसली स्टेट्स, अभी ठीक है, प्रिंसली स्टेट, इसको बिल्कुल थाम लो। और दूसरा चैलेंज क्या था भाई, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखेंगे हम, यहां पर मोनार्की रखेंगे, क्या रखेंगे। तो हमने क्या चुना, हमने चुना डेमोक्रेसी। और इसके अलावा तीसरा चैलेंज क्या है, तीसरा चैलेंज है डेवलपमेंट, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें बड़ी ही खराब हालत में छोड़ के गए हैं, तो डेवलपमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये है नेशन बिल्डिंग के चैलेंजेस। तो क्या है, 1947 में हम आजाद हुए, और आजादी से पहले एक बड़ा चैलेंज था पार्टीशन, उसको भी हम यहां पढ़ेंगे। पार्टीशन के बाद जब फुल फ्लेज इंडिया सामने आ गया कि भाई अब ये है मेरा महान इंडिया, ठीक है, ये क्या है, ये है मेरा महान इंडिया, तो इसके क्या क्या चैलेंज होंगे, मुझे अपने नेशन को कैसे बिल्ड करना है। तो 3 चैलेंज है चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग के, क्या है, यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड योर डेवलपमेंट। इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, हम यहां पर पार्टीशन को सबसे पहले पढ़ेंगे। चैलेंज ऑफ पार्टीशन क्या था, ठीक है, आजाद होने से पहले ये जो बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया, चैलेंज ऑफ पार्टीशन, आखिर ये है क्या। तो इसके पीछे एक बड़ी ही चीज है। देखो, इंडिया में उस समय 2 पार्टी बड़ी ही फेमस थी। एक क्या थी भैया, अपनी कांग्रेस ले लो, कांग्रेस को बताओ, जवाहरलाल नेहरू है भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, कांग्रेस तो कौन नहीं जानता। और दूसरी जो पार्टी है वो कौन सी है, मुस्लिम लीग, ठीक है। इन दोनों के बीच में अब पावर टसल चलेगी भैया, गेम ऑफ थ्रोन चलेगा, इंडिया की पावर किसके हाथ में होनी है। तो भैया सबको ही पता था कि भाई जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, पर भैया मुस्लिम लीग से थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका था भैया मुझे भी चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने बात करी 2 नेशन थ्योरी की। यहां मुस्लिम लीग ने क्या बात करी, 2 नेशन थ्योरी। भैया अब ये 2 नेशन थ्योरी क्या है, तो 2 नेशन थ्योरी है कि भैया इनका बड़ा ही अजीब सा वो था। 2 नेशन थ्योरी का मतलब क्या, लिखने भी आ जाए 2 नंबर में तो आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग कि इंडिया क्या है, 2 तरीके के लोगों से बना हुआ है। हाँ मतलब बहुत ही लेम चीज है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो 2 तरीके के लोगों से बना हुआ है। ये 2 तरीके के लोग क्या है, एक इंडिया में रहते हैं आपके हिंदू, और एक इंडिया में रहते हैं
हैं आपके मुस्लिम। इसीलिए हिंदू के लिए तो भैया इंडिया है, हिंदुस्तान है, तो मुस्लिम के लिए भी क्या होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए। ये था बेसिस कि भैया डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कल्चर है, तो भैया दो कंट्रीज यहां पर बननी चाहिए। तो पहले कॉज कि भैया पार्टीशन का कॉज सबसे पहला क्या है, टू नेशन थ्योरी। और उसके अलावा ये टू नेशन थ्योरी ऐसी स्प्रेड हुई कि हर जगह पे क्या होने लगे, बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस होने लगे। अगर मैं यहां पर इंडिया की बात कर दूं तो ये है मेरा प्यारा भारत। इंडिया में सबसे ज्यादा वायलेंस आपको देखने को मिलते हैं इस वाले एरिया, पंजाब वाले एरिया, क्योंकि पंजाब सिर्फ इंडिया में, पंजाब वो थोड़ा ना था, पंजाब वाला पार्ट आपको जो लाहौर है ये सारा पार्ट पाकिस्तान में भी है। और वैसे ही बंगाल भी बहुत बड़ा था, आज आपको उनको वेस्ट बंगाल दिखता है लेकिन बंगाल बड़ा था। तो कहते हैं ना कि पार्टीशन में दो कंट्री का पार्टीशन नहीं हुआ, इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ, पंजाब का पार्टीशन भी और यहां पे बंगाल का पार्टीशन भी हुआ। क्योंकि यहां पर देखो ईस्ट पंजाब किसको मिल गया, ईस्ट पंजाब आपका सॉरी ईस्ट पंजाब किसको मिल गया, तो ईस्ट पंजाब इंडिया के हिस्से में आ गया, लेकिन हम इसको पंजाबी कहते हैं। और यहाँ पे ईस्ट बंगाल किसके हिस्से, पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। और हमें क्या मिल गया था, वेस्ट बंगाल, जिसको हम आज वेस्ट बंगाल कहते हैं वो। और बेसिकली बहुत सारे कोलकाता में 1946 में इतने गंदे रियॉट हुए थे कि बहुत मैसिव नंबर में यहां पर लोग मारे गए थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन, इवन ब्रिटिशर्स ने सबको सुलझाने के लिए, इंडिया में सब सुलझाने के लिए कैबिनेट मिशन भी भेजा कि भैया एक तरीके से यहां पर क्या किए गए, यहां से फॉरेनर आपके मिनिस्टर्स भेजे गए जो देखेंगे इंडिया में क्या हो रहा है। लेकिन वो भी यहां पे क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि जिन्ना किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, उनको तो अब भैया पार्टीशन ही चाहिए था। और उसके अलावा फिर फाइनली माउंटबेटन आते हैं थक हार के, जो लास्ट वाइसरॉय है, और वो क्या कह देते हैं कि पार्टीशन तो होगा ही होगा। तो ये इस तरीके से आपका जो पार्टीशन है वो शुरू होता है। तो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की अगर मैं बात करूं तो यहां आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन बड़ा ही पेचीदा थी। क्यों पेचीदा थी, देखो समझने की कोशिश करो। अब ये मेरा पूरा इंडिया है, ठीक है, ये है इंडिया। अब इस इंडिया में ये भी इंडिया का पार्ट है, यहां बांग्लादेश भी इंडिया का पार्ट है। तो इसमें मैं अलग कैसे करूंगी कि मुस्लिम कहां रह रहे हैं, हिंदू कहां रह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इसको कैसे सुलझाएगा कि देखा गया कि वेस्ट वाले पार्ट में इधर सबसे ज्यादा मुस्लिम है, ईस्ट वाले पार्ट में इधर सबसे ज्यादा मुस्लिम है। तो यहां पर दो पार्ट को आप पाकिस्तान बना दो, तो ये बना वेस्ट पाकिस्तान और ये बना ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, उस समय पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, सेकंड चीज थी भैया, पहले प्रोसेस में दिक्कत तो यही आई कि किस किस को बांटेंगे, तो इस तरीके से बांट दिया गया। दूसरी दिक्कत ये थी कि सभी मुस्लिम तोड़ना चाह रहे थे पाकिस्तान का पार्ट बनना, सब मुस्लिम को नहीं बनना था। कुछ मुस्लिम जैसे खान अब्दुल गफ्फर खान थे, उस समय इसको हम क्या कहते थे, उस समय अगर मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट जो कहलाता था, उस समय पाकिस्तान नाम का तो कोई पार्टी नहीं था ना, तो इसको क्या कहते थे, इसको हम कहते थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। इसको कहते थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस हम कहा करते थे। और यहां की गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफर खान को, उन्होंने तो मना ही कर दिया, हमें नहीं बनना पार्ट, लेकिन स्टिल क्या कर सकते थे, मेजॉरिटी विन, तो उनको जाना पड़ा। इवन यहां पे थर्ड प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में चीज क्या हुई कि दो स्टेट्स का बहुत बुरी तरीके से यहां पर विभाजन होता है। और इसमें माइनॉरिटीज की बड़ी दिक्कत आ गई, क्योंकि हर जगह लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम, लैक्स ऑफ हिंदू और आपके सिख यहां फंसे हुए थे और लैक ऑफ मुस्लिम इधर फंसे हुए थे। अब कहां जाए कहां नहीं जाए, तो बड़ी ही दिक्कत थी। लेकिन फिर भी था खार के, क्योंकि भैया जिन्ना की ग्रीड के आगे कौन ही मानता। तो यहां पे क्या हुआ, पार्टीशन हो गया। और पार्टीशन 1947 में अगर हम देखें तो यहां पे 14 अगस्त को 14 अगस्त को आपका क्या हो गया, पाकिस्तान का आजादी मिल गया, इनका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और 15 अगस्त को हम आजाद हो गए, इंडिया भी, ठीक है। और इसके बाद इसके बड़े ही, अब बताओ अगर पार्टीशन हो गया तो हंसी कसी हाँ 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 पार्टीशन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बड़े ही सिवियर इसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम देखने को मिले, क्योंकि मास माइग्रेशन हुआ था भाई एक बड़े लेवल पे, क्योंकि हर जगह से लोग क्या कर रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे। तो मास माइग्रेशन आपको यहां पर क्या होता है, देखने को मिलता है हर जगह। अगर हम बात करें 10 से 15 मिलियन पीपल को अपना घर फोर्सफुली लीव करना पड़ा, ये पहला बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस था। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस का कि दो सिटीज आप बात करो तो यहां पर मैं लाहौर की बात कर लेती हूं, और लाहौर के साथ में अगर मैं बात करूं तो यहां पर लाहौर है और आपका कोलकाता वाला एरिया है, अमृतसर वाला एरिया है, ये सारे एरिया कम्युनल जोन बन गए थे। कम्युनल जोन मतलब कि एक तरीके से रिलीजियस लड़ाई के जोन बढ़ गए थे। यहां हिंदू और मुस्लिम के एरिया सेपरेट हो गए थे, ना मुस्लिम हिंदू के एरिया में आ सकता था, ना हिंदू मुस्लिम के एरिया में जा सकता था। हर जगह पे रिफ्यूजी क्राइसिस बन चुकी थी, मतलब कि जो जितनी भी बॉर्डरिंग है, यहां पर आपका पंजाब बॉर्डरिंग है, यहां आपकी
आपका दिल्ली बॉर्डरिंग है, जहां पे आपका बांग्लादेश बॉर्डरिंग है, तो जितना भी बंगाल बॉर्डरिंग है, यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप बन गए थे। रिफ्यूजीज कौन होते हैं? रिफ्यूजीज होते हैं आपके शरणार्थी, बेचारे जिनके पास ना घर है, ना ठिकाना है, ना किसी भी जगह की आइडेंटिटी है, वो होते हैं रिफ्यूजी। इतने सारे रिफ्यूजी कैंप्स यहाँ पर क्या हो गए थे, बन गए थे, और इसी के साथ थाउजेंड्स ऑफ वुमेन के रेप, लूट, ये सारी चीज़ें होने लगी थी। कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और ये सब क्या हुआ, ये डिवीजन की वजह से हुआ। और कई सारे राइटर्स ने इस पे क्या लिखी, इस पे जैसे गदर जैसी मूवी है, ये सब बनाए, और इन्होंने कहा कि ये डिवीजन ऑफ हार्ट्स है, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो इस समय लोगों ने एक एक मतलब चेयर, कुर्सी, पेपर क्लिप से लेके हर चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, और भगदड़ में बड़े सारे लोग मरे। लेकिन क्या पार्टीशन के होने से सारे मुस्लिम इंडिया से चले गए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब 1951 में हमने पहली बार सेंसस जनगणना करी तो हमें पता चला कि 10 से 12% जितने भी आपके टोटल पॉपुलेशन के मुस्लिम हैं वो इंडिया में अभी भी रह रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनको मिनॉरिटी में हमने डाल दिया था। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद है कि फिर फाइनली हमको इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है, इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि सारे मतलब ये वॉर, वायलेंस, इन सब चीजों से। तो 1947 में 15 अगस्त को जब मुझे इंडिपेंडेंस मिल गई तो उस समय फिर आते हैं 3 मेजर चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग कि अब मुझे अपना देश को बनाना है। अब चलो, पाकिस्तान भी अलग हो गया। तो पाकिस्तान कैसे अलग हो गया? पाकिस्तान 2 पार्ट में, एक बना वेस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के 2 पार्ट थे, एक बना ईस्ट पाकिस्तान, जो आज करंटली क्या बन चुका है, आज करंटली जो बांग्लादेश बन चुका है, वो पहले क्या था, पाकिस्तान था, अब अलग हो गया। अब मेरे सामने 3 चैलेंज है। पहली बात क्या चैलेंज है? यूनिटी का चैलेंज है। पहला चैलेंज क्या भैया? यूनिटी करनी है। दूसरा चैलेंज क्या? डेमोक्रेसी, मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी रखेंगे? डेमोक्रेसी को नेहरू जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भैया मोनार्की या फिर अभी हम दूसरे लोगों के नीचे से आए हुए हैं, हमें तथा नहीं है, हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए। और तीसरा है आपका डेवलपमेंट, क्योंकि अब कंट्री को डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे यूनिटी को समझने की कोशिश करते हैं। यूनिटी का तो इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आपको सिर्फ यूनिटी का चैलेंज पढ़ना है, सेकंड चैप्टर में आप डेमोक्रेसी का चैलेंज पढ़ेंगे, और थर्ड चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट का चैलेंज पढ़ेंगे। और ये तीनों चैप्टर में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यूनिटी का चैलेंज क्या है? तो यहां पर बात करूं कि सबसे पहले क्या था? ब्रिटिश इंडिया था। क्या था? ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। तो ब्रिटिश इंडिया के थे 2 पार्ट, एक थी आपकी प्रोविंसेस, क्या थी? प्रोविंसेस, और एक थी आपकी प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो प्रोविंसेस वो आपके एरिया था जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। ब्रिटिश बहुत चतुर थे, ऐसा गुस्सा आती है ना, सिर्फ चांडा मारने का मन करता है ना मेरा कभी कभी कि मैं क्या बोलूं। अब इंडिया में प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट थी। तो देखो, प्रोविंसेस क्या थी? डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। तो ब्रिटिशर्स 1947 में हमको पूरा इंडिया देके नहीं गए थे, सिर्फ प्रोविंसेस देके चले गए थे कि ये लो प्रोविंसेस, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो प्रिंसली स्टेट थी मतलब इनमें राजा रानी रूल कर रहे थे, प्रिंसेस रूल कर रहे थे। तो ये अब देखो, यहाँ पे प्रिंसेस रूल कर रहे थे और प्रिंसेस के ऊपर जो थे वो थे ब्रिटिशर्स। तो मतलब कि क्या था कि इनको अब ब्रिटिशर्स खाली फुकट पूरा कंट्रोल देके चले गए कि आपको कुछ भी करना है प्रिंसली स्टेट के सामने। तो हमारे पास सिर्फ क्या आया? प्रोविंसेस आई। और इसके अलावा 565 जो प्रिंसली स्टेट थी ना, बड़े बड़े घराने, जैसे ग्वालियर का घराना, सिंधिया जी का, तो इस तरीके से सारे के सारे नवाब थे जो आपके, ठीक है, हैदराबाद के निजाम थे, इन सबके पास फ्री राइट देके चले गए माउंटबेटन कि आप या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, इंडिपेंडेंट हो रहा तो इंडिपेंडेंट हो जाओ। अब बताओ, जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया पूरा का पूरा, तो ये प्रिंसली से चाहे हैदराबाद हो गया, जहां पे मणिपुर हो गया, ये इंडिपेंडेंसी की मांग नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि भाई तुमने उनको इंडिपेंडेंट कर दिया, हमको भी इंडिपेंडेंट कर दो। इतना ज्यादा बिल्कुल ही मतलब हालत खराब करके गए ना ब्रिटिशर्स, क्या बोले। तो यहां पर ब्रिटिश इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड था और हमें प्रोविंसेस मिले। प्रिंसली स्टेट में क्या करें, इसीलिए यूनिटी का चैलेंज आया ना कि हमको अब पूरे इंडिया को एक करना है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जिसने निभाया वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने बड़ा ही इसमें रोल अदा किया। क्या रोल अदा किया? इन्होंने कहा कि इंडिया को अब हम अलग नहीं होने देंगे। ये प्रिंसली स्टेट ने फिर क्या करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे। सबसे पहले त्रावणकोर आपका कहां पे है, साउथ में, त्रावणकोर के राजा ने क्या कर दिया कि हम तो इंडिपेंडेंस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। फिर हैदराबाद के निजाम ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। धीरे धीरे नवाब भोपाल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा
इंडिपेंडेंस यहाँ पर ये लोग करते जा रहे थे। अब इंडिया में वही था कि पाकिस्तान जैसा हाल ना हो जाए, तब गवर्नमेंट ने कुछ अप्रोचेस यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर कुछ अप्रोच लगाए। और उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने और पूरे गवर्नमेंट ने मिलकर क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की यहाँ पर बात करी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, तो भैया एक चीज की गई कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट, जिसके थ्रू भैया एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाएगा, जिस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि सारे के सारे राजा महाराजा को जो इंडिया का पार्ट बनना चाह रहे हैं वो यहाँ पे साइन करेंगे, और साइन करने के बाद इनको अपने फॉरेन अफेयर हो गए, डिफेंस हो गया, हर कम्युनिकेशन हो गया, ये सब इंडिया के अंदर उसका मैटर आ जाएगा। सारी की सारी जितनी भी शाही प्रॉपर्टी है, बहुत सारी, देखो खुद की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत छोड़ के शाही प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़नी पड़ेगी। अब ऐसे कौन बात मान लेता, तो यहां पे इसीलिए उनको आयरन मैन, लोह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि गवर्नमेंट ने कुछ अप्रोचेस के थ्रू सबको इकट्ठा अपने साथ में जोड़ लिया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो प्रिंसली स्टेट में 545 थी, लेकिन कौन नहीं मान रही थी, तो जूनागढ़ को मनाने में तो 4, बाकी सारी प्रिंसली स्टेट मान गई थी। बहुत सारी पिछली स्टेट थी यार, 26 तो छोटी छोटी उड़ीसा में ही थी, ठीक है, 14 बेक और 119 तो आपकी कितनी, आपको वहां पर गुजरात में ही दिखलेगी, बड़ी सारी चीजें थी। तो यहाँ पे क्या किया गया, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इनसे साइन करवाया गया, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे सब मान गई थी 565 में, लेकिन कौन नहीं मान रही थी, जूनागढ़ नहीं मान रहा था गुजरात में, ठीक है, यहाँ के नवाब नहीं मान रहे थे, इनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी, हैदराबाद के नवाब नहीं मान रहे थे, आप निजाम नहीं मान रहे थे, कश्मीर में नहीं माना जा रहा था, जो आपका बात करें तो हरि सिंह जो थे उन्होंने डिले कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान भी कश्मीर के ऊपर लगा हुआ था, और मणिपुर भी नहीं मान रहा था। मणिपुर के, अब हैदराबाद में निजाम रूलर नहीं मान रहा था, मणिपुर में लोग नहीं मान रहे थे, तो जूनागढ़ को भी जैसे तैसे मना लिया था, तो इसको भी टीम से हटा दो। इसको हम पढ़ेंगे लास्ट वाले चैप्टर में, अभी हमें पढ़ना है हैदराबाद और मणिपुर का इंटीग्रेशन के भैया हैदराबाद और मणिपुर का पहला चैलेंज हमने कैसे फुलफिल किया। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के अप्रोच, गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें करी, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज, तो साम दाम दंड भेद गवर्नमेंट ने सब कुछ किया कि भैया थोड़े फ्लेक्सिबल अप्रोच रखा मनाने के लिए, कि भाई थोड़ी सी तुमको पावर दे देंगे यार, आ जाओ हमारे साथ में, ठीक है। पार्टीशन से क्या हुआ कि जो डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज थी उन पे भी बात की गई कि धीरे धीरे क्या करेंगे, बाउंड्रीज को भी हम सही करने की कोशिश करेंगे, बस तुम तो पार्ट बन जाओ, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराने की कोशिश यहाँ पे की। सबसे पहले हमने हैदराबाद के इंटीग्रेशन की बात करी, तो हैदराबाद क्या है, इसको हार्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर कहा जाता था। हैदराबाद का आज का जो छोटा सा हैदराबाद है वो नहीं था भैया, हैदराबाद बहुत बड़ी यहाँ पर क्या थी, प्रिंसली स्टेट थी, जहां के रूलर कौन थे, निजाम, और निजाम वर्ल्ड के अमीरों में से यहां पर आया करते थे। और निजाम को क्या चाहिए थी, निजाम को चाहिए थी इंडिपेंडेंट, तो ये रिचेस्ट प्रिंसली स्टेट में थी, इनकी खुद की आर्मी, करेंसी, रेलवे सब कुछ था, और ये लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी। 1.6 करोड़ पीपल यहां पे रहा करते थे, 85% हिंदूज थे और 12% मुस्लिम थे। लेकिन यहां पर रूलर कौन है, हैदराबाद के रूलर कौन है, मुस्लिम रूलर है। तो यहां के जो लोग हैं, सबसे बड़ी सपोर्ट वही हुई, क्योंकि लोगों को रूलर नहीं चाहिए था, लोगों को रूलर की क्या लग रही थी, प्रताड़ना लग रही थी। लेकिन जो निजाम थे वो तो ना हो टस से मस उनने नहीं। तो सबसे पहले इंडिया ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पीसफुली 1947 में बोला कि भैया इसको साइन कर दो, इंडिया का पार्ट बन जाओ। लेकिन क्या हुआ, हैदराबाद तो मानने से रहा। फिर उसके बाद हमने 1947 में जब हैदराबाद माना नहीं, तो एक टेम्पररी ट्रिटी साइन करी कि भैया उनको रोकने के लिए, ऐसा ना कि थोड़ा मैनेज करो, थोड़ा रोक लो, स्टैंड स्टिल, के भैया थोड़े स्टैंड स्टिल, खड़े रहो थोड़ा सा। तो इनके साथ एक ट्रिटी साइन करी, स्टैंड स्टिल साइन किया कि भैया एक काम करो कुछ समय के लिए, जिससे कि क्या है वो इंडिया का पार्ट बन के रहे, फिर बाद में क्या कर लेंगे, धीरे धीरे इनको मना लेंगे। लेकिन तब भी ना हुआ। निजाम ने क्या कर लिया, निजाम ने धीरे धीरे सीक्रेट प्लान्स करने शुरू किए। निजाम ने वेपन्स पाकिस्तान से इंपोर्ट करनी शुरू की, और निजाम के पास अपनी एक आर्मी थी। निजाम की आर्मी का नाम क्या था, रजाकर। इन्होंने वायलेंस करना शुरू कर दिया हिंदू के खिलाफ में। तब तो भैया सारे के सारे जितने भी निगोशिएशन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, वो सब क्या हो गए, फेल हो गए। तब हमने यहाँ पे ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया है 1948 में जाके। 1947 में प्यार से समझाने की कोशिश करी, नहीं समझे तो फिर ऑपरेशन पोलो यहाँ पे लॉन्च किया। क्यों किया ऑपरेशन पोलो लॉन्च, क्यों हमारी मिलिट्री पहुंची, हमारी आर्मी पहुंची यहाँ पे हैदराबाद, क्योंकि रजाकर्स मान नहीं रहे थे, ये हिंदूज के खिलाफ किलिंग, लूटिंग, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, हमारी नेशनल यूनिटी पे ये पूरी तरीके से थ्रेट था, क्योंकि भैया इंडिपेंडेंट की बात चली थी, इवन पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन हो रहे थे, और हमने यहाँ पे निजाम ने रिफ्यूज कर दिया था कि हम क्या नहीं करेंगे, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। तब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 13 से 17 1948 में सितंबर में 5 दिन का ऑपरेशन पोलो किया। ठीक है, यहाँ पर हमारी 35,000 जो इंडियन आर्मी थी, जिनको JN चौधरी जो हमारे जनरल थे उन्होंने लेड किया, वो पहुंचे। आपका यहाँ पे 5 डिफरेंट डायरेक्शन से अटैक किया, हैदराबाद पे एंटर हुए, रजाकर्स को क्या किया, हराया,
और निजाम ने फिर सरेंडर कर लिया 17 सितंबर 1948 को। और ऐसा नहीं है, वहां पे लोग, वुमन भी थी, वो भी निजाम के खिलाफ में थी, सब लोग थे। उसके बाद क्या हुआ भैया, निजाम का रूल यहां पर एंड हो गया और यहां पर एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। यहां पे जो राज प्रमुख थे वो क्या बने, आपके गवर्नर बन गए, ठीक है। और जो रजाकर्स थे उनको क्या कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया, ठीक है। बहुत सारे रजाकर्स को, जैसे कासिम रजवी थे, उनको जेल भी हो गई। और इंडिया को मर्ज कर लिया गया किसके साथ, जनवरी 1949 में हैदराबाद हमारे इंडिया का जो है वो पार्ट बन गया। सेकंड अब देखते हैं मणिपुर, क्योंकि मणिपुर भी नहीं मान रहा था। मणिपुर में ऐसा कुछ नहीं था, जो भोड़ा चंद्र सिंह थे यहाँ पर रूलर तो मानना चाहते थे, पर लोग मानना नहीं चाहते थे। तो यहाँ के राजा कौन थे, भोड़ा चंद्र सिंह। ये नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार को जान के, भैया अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आपके नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या दिखती है, यहां पे मणिपुर दिखता है। और मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट थी, जिसमें ऊपर सुजनिटी का मतलब क्या होता है कि ऊपर ब्रिटिशर्स थे। यहां पे ज्यादातर पॉपुलेशन में मिथाई, नागा और कुकी ट्राइब यहां पे दिखते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, बहुत कम इंडस्ट्रीज यहां पे हैं। मणिपुर की अगर मैं बात करूं तो मणिपुर में ब्रिटिशर्स का 1947 में रूल एंड हो गया था। जब यहाँ के जो राजा थे वो मान गए थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था, ठीक है। और इंडिया को अलाउ कर दिया था कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन सब कुछ कर लो, ठीक है। लेकिन मणिपुर में क्या हो जाते हैं, पहले मतलब इंडिया में इलेक्शन हुए नहीं है, यहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है उन्होंने बहुत फोर्स किया और राजा ने यहाँ पे इलेक्शन कर दिया। तो ये भी बहुत क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहां पर हो जाते हैं, 1948 में मणिपुर में जाते हैं। लेकिन वो सेंटर लेवल से नहीं होते हैं, वो पूछ पाछ के यहाँ पे नहीं होते हैं। और यहां पर क्या हो जाते हैं, मणिपुर में फिर जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है, इंडिपेंडेंस की मांग छिड़ जाती है। अब भैया इंडिया को तो यही लग रहा था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिए तो हमारा पार्ट बन जाएंगे, लेकिन पार्ट नहीं बना। तो इंडियन गवर्नमेंट को, महाराजा को क्या करना पड़ता है कि भाई आप फुल्ली इंडिया का पार्ट बनो। ऐसा आप कैसे कर रहे हैं, आपको थोड़ी नेगोशिएशन क्या दे दी, आप तो अब पार्टी नहीं बन रहे, आपने इलेक्शन भी कर लिया। तो लोकल लीडर्स के साथ बात की जाती है यहाँ पे। तो महाराजा को फिर फाइनली, क्योंकि वहां पे देखो लोग तो मान नहीं रहे थे, इवन लीडर्स भी नहीं मान रहे थे, तो रातों ही रात महाराजा को क्या किया जाता है, मणिपुर मर्जर अग्रीमेंट साइन करवाया जाता है सितंबर 21, 1949 में। और इंडिया का यहां पर क्या बना लिया जाता है, पार्ट बना लिया जाता है, जिससे लोग जो है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। क्योंकि यहां पे कंट्रोवर्सी भी आती है कि महाराजा को फोर्स किया गया था, इससे हमारी ऑटोनॉमी चली गई है, हम तो इंडिपेंडेंट रहे ही नहीं है। क्योंकि रातों ही रात आपने लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारी विधानसभा, इसको क्या कर दिया था, उसको आपने पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया। और इसीलिए वहां पे बहुत सारे मूवमेंट छिड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मणिपुर क्या हुआ कि मणिपुर की जो उस समय की पॉलिटिक्स थी वो बहुत खतरनाक हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उस समय मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बनाना पड़ा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे, तो सेपरेट स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया। शुरुआत में यूनियन टेरिटरी बनी, उसके बाद 1972 में इसको स्टेटहुड का दर्जा क्या हुआ, मिल गया, ठीक है। कुछ रेबल्स की वजह से उन्होंने सेपरेट मणिपुर नेशन की मांग करी, क्योंकि हमसे बिना पूछे बनाया गया है। तो यहां पर क्या हुआ, बहुत सारे रेबल ग्रुप्स ने क्या किया, यहां पर बहुत सारी मांग करी, इवन उन्होंने बहुत सारे यहां पर क्या किए, मूवमेंट भी किए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, गवर्नेंस, यहां पर धीरे धीरे जैसे इंडिया आया वैसे इंप्रूव होना शुरू हुई। लेकिन यहां पे क्या यूनिटी का चैलेंज फुलफिल हो गया। तो बेसिकली यहां पर हमने यूनिटी को, भैया मणिपुर को लेके, और सपोज करो कि हमने कश्मीर को भी पार्ट बना लिया, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो हम इंडिया में सारी यूनिटी आ गई। तो क्या यूनिटी यहां पे फुलफिल हो गई, तो नहीं। यहां जैसे ही सारी की सारी प्रिंसली स्टेट इंडिया का पार्ट बनी, एक चैलेंज इंडिया के सामने और आ गया। इसी में मतलब एंड पार्टीशन के साथ, प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन के साथ ही ये चैलेंज खत्म नहीं हुआ। जहां पे जितनी भी लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर जितनी भी आपकी स्टेट थी, क्योंकि देखो स्टेट उस समय बटी थी, जैसे उसमें गुजरात, महाराष्ट्र एक ही था, तो मराठी गुजराती लोग साथ में रह रहे थे। नीचे आपका साउथ जो इंडिया था पूरा का पूरा, वो आपका क्या था, एक तरीके से पूरा का पूरा मैसूर, मद्रास प्रोविंस था। मद्रास प्रोविंस मतलब तेलुगु भी रह रहे हैं। देखो आपके लिए तेलुगु, मलयालम, नॉर्थ इंडियन के लिए सब एक ही होंगे, पर उनके लिए सारे के सारे अलग अलग हैं। उस समय मैसूर प्रोविंस में आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बहुत सारे ग्रुप्स आते थे। तो सबने क्या कर दिया कि भैया पहले इंडिपेंडेंस से पहले तो सरकार ने उनसे क्या कहा था कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या कर देंगे, आपके लिए स्टेट्स बना देंगे, भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर। लेकिन बाद में हमारी सरकार डर गई। हमारी सरकार को क्या लगने लगा कि भैया अगर हमने, जैसे पाकिस्तान अलग हो गया ना भैया, मुस्लिम वाले अलग हो गए, तो वैसे ही कहीं ये सब भी धीरे धीरे क्या करे भैया, बड़ी मुश्किल से तो यूनिटी का चैलेंज हो रहा है, तो ये सब अलग ना हो जाए। तो सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने यहां पर मना कर दिया। तो जब सरकार ने मना किया
तब यहां पर होते हैं भैया विशाल मूवमेंट। जैसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने यहां पर क्या करना शुरू किया, मूवमेंट करना शुरू किया, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने विशाल आंध्र मूवमेंट कहा। फिर आंध्र प्रदेश, क्योंकि उनको तेलुगु स्पीकिंग रीजन को अलग करना था, फिर धीरे धीरे करके महाराष्ट्र ने, हर किसी ने मूवमेंट शुरू किया, लेकिन सरकार तब भी नहीं मानी। लेकिन बाद में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में जब विशाल आंध्र मूवमेंट हुआ, यहां आंध्र प्रदेश में मूवमेंट हुआ, तो यहां पोटी श्रीरामुल्लू जिन्होंने मूवमेंट किया था, अनशन किया था, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद तो भैया कंट्री में बहुत ज्यादा रोष हो जाता है, तो सरकार को फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाना पड़ा। कमीशन क्या बना, कमीशन ने ब्यौरा किया कि किस तरीके से, उसने पूरा का पूरा क्या दिया, ब्यौरा दिया कि ऐसे डिमार्केशन करो, बाउंड्री खींचो, इस तरीके से सारी स्टेट बनेंगी। और उसी के हिसाब से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 1956 में, जिससे सारी स्टेट्स को उनके भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो क्यों था रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत, क्योंकि यहां पर हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ब्रिटिशर्स ने तो अपने हिसाब से बाउंड्री डिवाइड की थी, उन्होंने किसी भाषा के आधार पर ऐसे डिवाइड की नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ रीजनल आइडेंटिटी सबकी अलग अलग है, ठीक है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, तो ये सब अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसीलिए अच्छे से इकोनॉमी को चलाने के लिए, पॉलिटिकली, क्योंकि सबकी भैया लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर लोगों ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी थी, प्रोटेस्ट शुरू कर दिए थे, रीजनल मूवमेंट शुरू कर दिए थे, इसलिए करना पड़ा। जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आंध्र प्रदेश का। 1953 में आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, ठीक है, जिसको विशाल आंध्र मूवमेंट क्या कहा जाता है, विशाल आंध्र मूवमेंट यहाँ पे कहा जाता है। और ये विशाल आंध्र मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पोटी श्रीरामुल्लू होते हैं जो एक फ्रीडम फाइटर है, जो हंगर स्ट्राइक पे उतर आते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में। 56 डे की ये फास्टिंग करते हैं और 15 दिसंबर 1952 में इनकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद तो भैया क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोष क्रिएट हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट को आंध्र प्रदेश यहाँ क्रिएट करना पड़ता है। जब 1953 में आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट फॉर्म होती है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो सारी स्टेट क्या कर देती हैं, फिर भैया वो तो दंगे कर ही देंगी। इसीलिए फिर गवर्नमेंट को थक हार के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाना पड़ता है। ये कमीशन अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करती है, ठीक है। इसके चेयरपर्सन फजल अली होते हैं, बहुत सारे मेंबर इसके होते हैं, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है। तो इन्होंने फिर क्या किया, सजेशन दिए कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट को बांटना शुरू करते हैं। तब यहाँ पर एक लॉ बनता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। कब बना आपका, 1 नवंबर 1956 को ये इंप्लीमेंट होता है। और नंबर ऑफ स्टेट, इससे पहले हमारे पास कितनी थी, बिफोर 27 स्टेट हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद नंबर ऑफ स्टेट इसके 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज में पूरा का पूरा हमारा बढ़ जाता है। भाषा के आधार पर प्रिमिनरली यहाँ पर क्या की जाती है, अलग अलग की जाती है। तो स्टेट कौन कौन सी क्रिएट हुई, जैसे मैसूर, ठीक है। लेटर बाद में क्या बना, कर्नाटक बन गया, जहां पर सिर्फ कन्नड़ स्पीकिंग रहे। केरला बन गया, ठीक है, जहां पर मलयालम स्पीकिंग को मर्ज कर दिया गया। मध्य प्रदेश बना, जिसमें हिंदी स्पीकिंग थे। मध्य प्रदेश में उस समय आपका छत्तीसगढ़ वगैरह भी आया करता था। बॉम्बे बना, मराठी और गुजराती स्पीकर थे, जो उसको 1960 में फिर डिवाइड कर दिया गया था। तो देखो 1960 में बॉम्बे स्प्लिट हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात दो बने। 1963 में नागालैंड आपका सेपरेट स्टेट बन गया। 19 आपके यहाँ पे बात करें तो 66 में आपका पंजाब डिवाइड हो गया। पंजाब डिवाइड होकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश बन गया। 72 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बना। यहाँ पर 87 में आपका अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम बना। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना, मध्य प्रदेश से अलग हो गया आपका छत्तीसगढ़। और 14 में रिसेंटली तेलंगाना आंध्र प्रदेश से यहाँ पर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और यही था आपका पूरा चैप्टर। थैंक यू सो मच।